लगातार 3 दिनों की कमजोरी के बाद आज दुनिया भर के बाजारों से है बेहद कमजोरी के संकेत। वायदा कारोबार की मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले दबाव में खुलने के बाद किस तरह का रहेगा ट्रेड, क्या होगी रेंज और क्या करें आप, इस पर रहेगा खास फोकस। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। अनिल जी, यूजुअली मिडवीक सेशन थोड़ा जोश बढ़ाने की हमारी कोशिश रहती है, बट ग्लोबल मार्केट्स ने तो कहीं का नहीं छोड़ा सर। हाँ बिल्कुल, थोड़ा कुछ आउट ऑफ सिलेबस कमजोर हो गए और जरूरत से ज्यादा हो गए और किसी और रीजन से हो गए। डर किसी और रीजन का था, पूरा विश्लेषण करेंगे। उससे पहले एक बार जल्दी से ट्रिगर बता दें बिल्कुल ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या क्या वो संकेत है जिनके दम पर आज के ट्रेडिंग सेशन को हमें शुरुआत भी करनी है और आगे भी बढ़ा रहा है। डाउ में गिरावट हुई है 700 अंकों की, इस साल की सबसे बड़ी गिरावट डाउ में आपको दिखी है। नैस्डैक 300 अंक लुढ़कता हुआ दिखा है। वजह दूसरी विंडो में आपको दिखेगी। ब्याज दरें तेजी से बढ़ने का डर फिर से अमेरिकी बाजारों पर हावी होता दिख रहा है और इस डर की पुष्टि आज रात को होगी या नहीं होगी, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि फेड की जो पिछली मीटिंग हुई है उसके मिनट्स मतलब मैं बता दूं आपको कि जो कुछ भी मीटिंग में डिस्कस होता है, जो भी चर्चा होती है, उसे पेपर पर लिख लिया जाता है और उसे पब्लिश किया जाता है कि भाई जो हमने चर्चा की थी वही लिखा है ना, उसके ऊपर सब साइन किया जाता है। तो वो मिनट्स आज आपके लिए जारी होंगे। इस बीच अमेरिका में बॉन्ड यील्ड्स तेजी से उछलते हुए नजर आए हैं, लगभग 4% के नजदीक पहुंचते हुए दिख रहे हैं और डॉलर इंडेक्स भी 104 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। यानी कि ये वो सारे संकेत हैं जो इक्विटी मार्केट की कमजोरी की तरफ इशारा करते हैं और वही होता दिख रहा है। एसजीएक्स निफ्टी अब करीबन 85 अंक नीचे है और एशियाई बाजारों में एक सिंगापुर को छोड़ दे बाकी सारे बाजार 1% से ज़्यादा कमज़ोर आपको आज नजर आएंगे सुबह सुबह ट्रेड में। यानी कि एशियाई बाजारों को अमेरिकी बाजारों की कमजोरी पर पूरा भरोसा भी दिख रहा है। जी सर, जरा समझाइए, मतलब ये हुआ क्या? क्योंकि कल क्लोजिंग के वक्त हम तैयारी पुतिन साहब की करके गए थे और आगे अब फेड और इंटरेस्ट रेट्स, और पुतिन साहब ने भी कुछ ऐसा कहा नहीं। हमारे समय में हम देख रहे थे अमेरिकी फ्यूचर्स भी रिकवर हो रहे थे, हम भी थोड़ा नीचे से रिकवर हुए। पुतिन साहब की हेडलाइन भी नहीं है। हाँ, कुछ भी लोग तो डिसअपॉइंटेड है कि कुछ तो बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है, कई बार मैं देखता हूँ दीप, ट्वीट करके लोग हमें कई बार पूछते भी हैं। किसी बात की बड़ी चर्चा होती है कि इस पर नजर रखिए, इस पर नजर रखिए, इस पर नजर रखिए, और वो जब इवेंट हो जाती है उसके बाद उसका जिक्र तक नहीं होता। exactly. और उसकी वजह ये है कि जिस इवेंट को कई बार आप बड़ा मानकर चलते हैं और या बड़ा माने न माने एक उम्मीद या आशंका रहती है कि कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बहुत अच्छा बड़ा हो जाए या कुछ बहुत खराब हो जाए, उसकी आशंका रहती है और वो इवेंट निकल जाती है और उसके बाद कुछ होता नहीं है। ऐसा एक नहीं कई बार हो चुका है, चाहे वो फेड की मीटिंग में हो, चाहे किसी आंकड़े को ले लें आप जो अमेरिका में आने वाले हो या हमारे यहाँ आने वाले हो, या फिर किसी इस तरह की मीटिंग या इवेंट जिसे हम बहुत बड़ा मानकर चलते हैं, वहाँ से कुछ नहीं आता। लेकिन यही बाजार की खूबसूरती और खासियत है या खूबी है जो आप कहते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है जो आपको हमें पता नहीं होता। ऐसा नहीं कि अमेरिकी बाजारों में जो कल गिरावट हुई इसकी वजह किसी को नहीं पता कि अमेरिकी बाजारों में फिर से ब्याज दरें बढ़ेंगी। इनफैक्ट कल सुबह इसी वक्त हम बग्गा साहब के साथ विश्लेषण भी कर रहे थे। बग्गा साहब कह भी रहे थे कि अब तो आप समझ लीजिए 2 से 3 इंटरेस्ट रेट्स हाइक और होनी तय है। 25-25 बेसिस पॉइंट की 2 से 3 तो मानकर ही चलिए। करेक्ट, ये बात कल सुबह ही हो रही थी। तो ऐसा नहीं कि अमेरिका को या अमेरिकी बाजारों को ये पहले से नहीं पता था कि ब्याज दरें और तेजी से बढ़ेगी, लेकिन बाजार कब रिएक्शन देंगे, कब उस पर गिरेंगे या बढ़ेंगे, ये बाजार तय करते हैं। exactly. और वो वक्त और वो लेवल वो अंदाज लगाना काफी मुश्किल काम होता है। तो कल अमेरिकी बाजार गिरे क्यों, पहले ये समझ लीजिए। गिरे इस वजह से कि अमेरिका में फिर से ब्याज दरें बढ़ने का खतरा और डर हावी होता दिख रहा है। और ये क्यों होता दिख रहा है, इसकी 2 बड़ी वजह। एक, डॉलर इंडेक्स फिर से 104 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, यानी कि डॉलर का मजबूत होना बाकी कमोडिटीज और इक्विटी मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। दूसरा, बॉन्ड यील्ड्स, 10 साल की बॉन्ड यील्ड जो अमेरिका की है वो लगभग 4% के आसपास फिर से पहुंचती हुई दिख रही है। यानी कि बॉन्ड मार्केट ब्याज दरों में बढ़ोतरी को अब फिर से मान कर चल रहा है। मेरे ख्याल से दीप ये घटकर 3.5%, 3.6% की रेंज में आई थी। यस सर, 4.25% के आसपास से 4.25 तक। करेक्ट। तो 75 बेसिस पॉइंट घटने के बाद लगभग 45 बेसिस पॉइंट ये वापस रिकवर हो चुके हैं। सो इसलिए जो कुछ भी तेजी आपकी अमेरिकी बाजारों में बनी, जो कुछ आपने नैस्डैक में 15-17% की रैली देखी, डाउ 13-14% जो बढ़ा निचले स्तर से, वो इसी दम पर बढ़ा था कि शायद ब्याज दरों में बढ़ोतरी उतनी तेज ना हो और उससे कम से काम चल जाए। लेकिन महंगाई के आंकड़े जिस तरह के आ रहे हैं वो उम्मीद से ज्यादा तेजी से घटते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और शायद यही वजह कि फिर से ब्याज दरें बढ़ने का खौफ, डर बढ़ रहा है अमेरिका में और बाकी दुनिया भर में बढ़ रहा है। 75% अगली पॉलिसी यानी मार्च और 75% और मई की पॉलिसी, एक चौथाई दोनों में मान लिया इन्होंने
की आने वाली है। और यही चीज कल बग्गा साहब कह गए थे, दो पॉलिसी तक तो बढ़ना ही बढ़ना है, तीसरी में जून वाली में देखेंगे क्या कर रहा है। एक्सपेक्ट आप कर रहे थे कि अब रुक जाएगा और सडनली बाजार तैयार हो रहा है 2 और हाइक के लिए। एब्सोल्युटली। तो अब ये हाइक्स को कहीं न कहीं अमेरिकी बाजार बॉन्ड मार्केट में बना चुके हैं, इक्विटी मार्केट में अब आता हुआ दिखा है। सो कल प्योरली इकोनॉमिक फंडामेंटल के बेसिस पर अमेरिकी बाजार घटे और शायद यही बड़ी वजह थी कि बाकी एशियाई बाजार उसको रेस्पॉन्ड कर रहे हैं। अगर किसी कंपनी का नतीजा कम या ज्यादा आए, किसी कंपनी से रिलेटेड या किसी कोई एक स्पेसिफिक अमेरिका की इकोनॉमी से रिलेटेड कोई कंपनी से रिलेटेड खबर हो और उसके दम पर अमेरिकी बाजार ऊपर नीचे हो तो शायद उसे आप पचा लेते हैं, लेकिन वाकई में अमेरिका में ब्याज दरें और बढ़ने का डर वो ग्लोबल मार्केट पर भी असर डालता है और शायद यही वजह कि ग्लोबल मार्केट थोड़े से कमजोर होते हुए दिख रहे हैं। और कई बार दीप मैं इसीलिए कहता हूं कि हेजिंग इसी दिन के लिए काम आती है। ठीक है, भले अब 75-80 पॉइंट 100 पॉइंट आप नीचे एसजीएक्स पर दिख रहे हैं, कोई बड़ा गैप नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हेजिंग होती है, अगर आप समझिए 1700-700 का पुट लेकर गए हैं तो कम से कम आप तनाव में तो नहीं रहेंगे जी कि ठीक है भाई जो होना होगा, लेकिन मैं पुट लेके तो अपने आप को हेज करके गया हूँ। कई बार गैप से ऊपर खुले ना खुले, गैप से नीचे खुलने के डर हमेशा ज्यादा होते हैं। 75% चांसेस ऐसे हैं कि आप गैप से नीचे खुलेंगे, 25% चांसेस ऐसे होते हैं कि गैप से ऊपर खुल जाए। सो इसलिए लॉन्ग पोजीशन पर वो रिस्क हमेशा रहती है ग्लोबल मार्केट्स के दम पर। तो अमेरिका की कमजोरी का बुरा सारांश आपके सामने पूरा आ गया। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज और, क्योंकि आपने इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बात करी, हम अमेरिका में तो यील्ड उलटने की बात करते हैं, यहाँ पे तो इनकी 2 साल और 10 साल की यील्ड जब से उल्टी है वो और गैप बढ़ ही गया है उनका। हमारी यील्ड कल उलटती हुई दिखी है, 10 साल और 30 साल की ज्यादा गैप है, बट पहली बार इंडियन हिस्ट्री में, बॉन्ड मार्केट की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि हमारी ये दोनों यील्ड उल्टी हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, इसको थोड़ा हमारे दर्शकों को बताते हैं कि इसके मतलब क्या होते हैं। आमतौर पर ब्याज दरों को देखने के लिए आप 10 साल की बॉन्ड्स या 10 साल की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का आप देखते हैं कि 10 साल के बॉन्ड क्या ट्रेड कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, अमेरिका में बॉन्ड बोलते हैं, यूएस बॉन्ड बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ है। हमारे यहाँ 10 साल के बॉन्ड यानी कि 2032, यहाँ से 2032 में जो मैच्योर होंगे उसे हम 10 साल का एक बेंचमार्क बॉन्ड मानकर चलते हैं, 7.26, यानी कि ये बॉन्ड जब इशू हुआ था इसकी कूपन रेट 6.25%, 7.26% थी। आज ये 7.39% की यील्ड पर ट्रेड हो रहा है। ठीक है, जनरली जितने लंबे समय की ब्याज दरें हों उतनी ज़्यादा होती हैं और जितने शॉर्ट टर्म की हो उतनी कम होती है। शॉर्ट टर्म में अगर आपको डिपॉजिट रखनी है तो भी ब्याज कम मिलेगा, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेना है तो भी ब्याज कम देना होता है। लॉन्ग टर्म के लिए आमतौर पर ब्याज आपको मिलता भी ज़्यादा है, देना भी ज़्यादा होता है। ये आम धारणा है लगभग सारे देशों में। कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनकर आती है जहां पर शॉर्ट टर्म की जो ब्याज दरें हैं वो लॉन्ग टर्म से ज्यादा हो जाती है, यानी कि आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा उधार ले रहे हैं या जमा करवा रहे हैं तो आपको ब्याज कम मिलेगा या कम देना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं तो ज्यादा देना पड़ेगा या ज्यादा मिल सकता है। तो आप सोचेंगे अरे ऐसा कैसे? ऐसा तब होता है जब इकोनॉमी में शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप ये मान के चलते हो कि अल्टीमेटली ब्याज दरें वापस नीचे आ जाएगी। शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ने का खतरा क्यों होगा? महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसको काबू में करने के लिए सेंट्रल बैंक यानी कि हमारा आरबीआई या अमेरिका का फेड, ईसीबी, बैंक ऑफ इंग्लैंड, बैंक ऑफ जापान, ये ब्याज दरें बढ़ा सकते हैं अपने अपने देश में। तो शॉर्ट टर्म के लिए वो ब्याज दरें बढ़ाते हैं, लेकिन आपको पता है कि महंगाई भी काबू में आ जाएगी कुछ समय बाद, 3 महीने, 6 महीने, साल भर बाद। 10 साल तो नहीं रहने वाली ये महंगाई, रह ही नहीं सकती। तो ऐसी सिचुएशन में 10 साल, 20 साल या 30 साल के अगर कोई बॉन्ड प्राइसेस है या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने नहीं चाहिए। सो दोनों व्यू में फर्क हो जाता है कि शॉर्ट टर्म तो आप मान के चल रहे हैं ब्याज दरें बढ़ेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म ऐसा नहीं मान रहे, और इसको इनवर्स बॉन्ड यील्ड्स कहते हैं। और इसका मतलब ये कि कई बार ये बोलते हैं कि फिर शॉर्ट टर्म में मंदी की आशंका भी बोलते हैं, काफ़ी लोग इसको उससे भी कनेक्ट करते हैं। काफ़ी लोग ये मानकर चलते हैं कि ब्याज दरें तेज़ी से बढ़ेगी तो ग्रोथ पर असर आएगा। सो हिंदुस्तान में भी ऐसा पहली बार ही हुआ है कि जब आपकी 10 साल और 30 साल, हम आमतौर पर 30 साल की बॉन्ड यील्ड्स देखते ही नहीं है, लेकिन कल आप देखिए 30 साल की बॉन्ड यील्ड्स 10 साल के बराबर हो गई है। यानी कि और आमतौर पर 6 महीने की देखी जाती है, 2 साल की देखी जाती है और 10 साल की देखी जाती है। तो शॉर्ट टर्म के लिए आज से देखनी तो या तो 6 महीने की या 2 साल की देख लीजिए, और
लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखें तो 10 साल के, यानी कि 30 साल की सिचुएशन में जब भारत की इकोनॉमी लगातार ग्रो करती हुई दिखेगी तब आपकी लंबे समय के लिए ब्याज दरें और कम होंगी, लेकिन मीडियम टर्म यानी कि 10 साल के लिए उसके बराबर होगी और शॉर्ट टर्म थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हमारे बॉन्ड मार्केट में भी हो रहा है, यानी कि दुनिया भर में लोग ये मानकर चल रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में ब्याज दरें बढ़ने का डर अभी भी है। इसमें एक संदेश जो छुपा हुआ है जो काफ़ी लोगों को पढ़ना चाहिए और जो पढ़ भी रहे हैं जी। जिन लोगों को इक्विटी मार्केट की रिस्क से डर लगता है उनके लिए बॉन्ड मार्केट इस वक्त बहुत अच्छा है। और थोड़ा सा अगर ब्याज दरें यहाँ से और 1/4 या आधा % बढ़ जाती है तो आपके लिए इक्विटी के बजाय बॉन्ड में निवेश करना भी बड़ा फायदेमंद हो सकता है, स्पेशली जो रिस्क आप इक्विटी में लेकर चलते हैं और जो कमाई आपको होती है वो रिस्क और वो कमाई के हिसाब से अगर आपको 8 से 9% का रिटर्न डेट मार्केट में, फिक्स इनकम में, डेट म्यूचुअल फंड्स में मिल जाता है तो कई लोगों को ये लगेगा कि भाई 18,000 के आसपास निफ्टी पर इस मार्केट में इस तरह की रिस्क लेकर बेहतर है कि मैं क्यों ना 8-10%, 8-9% में बॉन्ड मार्केट में बना लूं। जब कभी वापस अगर मेरे बॉन्ड मार्केट में थोड़े रिटर्न बन गए और इक्विटी मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ गया तो मैं शिफ्ट कर लूंगा। अमेरिका में और दूसरे विकसित देशों में इस तरह का एसेट एलोकेशन बहुत शार्प, फास्ट चलता रहता है, होता रहता है, ऑटोमेटिक होता है कई बार। लेकिन हमारे यहाँ अब तक वो कॉन्सेप्ट पूरा एक्टिवली आया नहीं है। अब धीमे धीमे लोग सोच रहे हैं कि एसेट एलोकेशन इक्विटी से बढ़ाकर फिक्स इनकम में करना चाहिए। ये पूरा बॉन्ड मार्केट में जो बदलाव हुआ है इसे आपको इस तरह से समझना चाहिए। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, पहली बार हमारे लिए भी आप नहीं समझना चाहिए कि जो चीजें नहीं हो रही है, अलग हो रही है, वो दर्शकों की समझ में आनी चाहिए ताकि अगली बार जब हो तो आप प्रिपेयर्ड, तैयार हैं। हाँ, इसका मतलब ये होता है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और समझाएं सर, हमारे बाजार तो पिछले 2-3 दिनों से कमजोरी का संकेत दे ही रहे हैं, अब ग्लोबल बाजार भी कमजोर हुए तो हमारे लिए क्या मायने हैं? कल 825 की हमारी निफ्टी की क्लोजिंग है, तो वैसे आप टेक्निकली कह सकते हैं 2 दिन 850 के नीचे ही हुई है, उसके आसपास ही हुई है। तो अगर हम यहाँ से भी गिरते हैं ग्लोबल वीकनेस पे तो फिर कितना और कर सकते हैं? देखिए, दो चीज़ें दी। एक तो ये कि अगर आज आप 1 पॉइंट भी नीचे बंद होते हैं तो फिर आप नेचुरली निर्णायक तौर पर 17,850 के नीचे बंद होने, क्योंकि 17,850 के ऊपर का ब्रेकआउट हमें चाहिए था। और 18,035 तक की हमने क्लोजिंग हाईएस्ट लेवल पर देखी तो मूड थोड़ा ठीक हुआ। वो मूड आपको फिर से खराब कर लेना है। पहली चीज़ कि अगर आज आप लाल निशान में बंद होते हैं, जिसकी संभावना आप कह सकते हैं दिख रही है, अभी तो दिख रही है, अभी तो दिख रही है, लेकिन होंगे नहीं होंगे वक्त बताएगा। राइट। दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है, आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डेटा देने वाला हूं जिससे आपको पता चलेगा, क्योंकि हमने ट्रेंड न्यूट्रल कर दिया था जी, राइट जी। 17,850 के ऊपर बंद होने के बाद हमने ट्रेंड न्यूट्रल कर दिया कि ट्रेंड न्यूट्रल है। आपको मैं सिर्फ 2 लेवल दूंगा दीप जी, और उस 2 लेवल को आपको घोट के याद कर लेना है कि इसके नीचे बंद होने पर आपको ट्रेंड नेगेटिव करना है। अच्छा। निफ्टी क्लोजिंग 17,600, ओके, 17,826 पर आप हैं, 225 पॉइंट की आपके पास कुशन है, 225 पॉइंट, ठीक है। जिस दिन निफ्टी 17,600 के नीचे बंद हो उस दिन आप ये समझ लीजिए कि आपका ट्रेंड नेगेटिव हो गया। और ये क्यों बोल रहा हूँ मैं बताऊँ। इस पूरे फॉल में जब हमने बजट के दिन 17,353 का लो बनाया था, ठीक है, यस, और उसके 1-2 दिन पहले 17,400 का लो बना था। बिल्कुल। 17,353 के लो से हम जितनी भी बार 17,600 के नीचे गए भी बंद कभी नहीं हुए। सो 17,600 को हमने क्लोजिंग बेसिस पे लगातार होल्ड किया। अब जिस दिन हम 17,600 के नीचे बंद होंगे एक नई नीचे की रिस्क खुल जाती है, इसलिए 17,600 को गोट के भी। अब आइए, जैसे 17,600 की क्लोजिंग है निफ्टी पर, वैसे ही बैंक निफ्टी पर है 40,300 की। एग्जैक्टली 40,345 होता है, लेकिन मैं 40,300 राउंड फिगर में दे रहा हूं। क्यों? 40,345 की क्लोजिंग मिली है आपको 27 जनवरी को। हाँ, ठीक है, बजट से ठीक पहले। यस, ठीक है, ये आपकी लोएस्ट क्लोजिंग है जी। सो अगर 40,345 के नीचे, इसको लिए मैंने राउंड फिगर 45, बैंक निफ्टी में क्या 50 पॉइंट का आपको क्वेश्चन रख लेना चाहिए, ये समझ में आ जाता है अपने को इतने टाइम से करते करते। तो 40,300 राउंड फिगर में याद रखना भी इजी होगा। जिस दिन 40,300 के नीचे बैंक निफ्टी बंद होता है आप नीचे की रिस्क खुलेगी। अब इसमें भी मजे की बात देखिए दीप, बजट के दिन और बजट से ठीक एक दिन पहले बैंक निफ्टी ने 39,500 के 39,400 के आसपास का लो बनाया है। ठीक है, प्रिसाइजली 39,419 का 30 जनवरी का लो है। सो वो आखिरी सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए 39,400 39,500, और निफ्टी के लिए 17,350 17,450 आखिरी सपोर्ट है डे ट्रेडर्स के लिहाज से, और क्लोजिंग के लिहाज से 17,600 40,300। बस, और कुछ दिमाग में नहीं आ, सारे लेवल अपने दिमाग से निकाल दो, इतने सारे होंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 ही लेवल ध्यान रखना, क्लोजिंग निफ्टी 17,600, बैंक निफ्टी 40,300।
इंट्राडे निफ्टी 17,350 17,450 रेंज, सपोर्ट रेंज। अब आप बोलोगे इतना दूर है, जो है लेवल है, जो है वो मैं है। घर से थोड़ी लाया हूँ। 17,350 17,450 और बैंक निफ्टी में 39,400 39,500, जो कि यहाँ से 1200 पॉइंट दूर है, यहाँ से 500 पॉइंट दूर है। ये ध्यान में रखना है, जिस दिन इनमें से कुछ भी एक टूटेगा, चाहे क्लोजिंग बेसिस पे चाहे इंट्राडे बेसिस पे, आपका ट्रेंड वापस नेगेटिव हो जाएगा। वैसे ये ध्यान में। ठीक है, चलिए सर फिर आज का सेटअप सुन रहे हैं। कल तो सब न्यूट्रल था, आज अब बदलाव हो जाएंगे। आज हुआ है ना, बदलाव हुआ है फॉर ए चेंज। आज कोई पॉजिटिव भी है। हाँ, मिक्स पहले तो नेगेटिव है ग्लोबल मार्केट्स के, तो नेचुरली एफआईएस के डेटा खराब नहीं है। Yes. तो दीप आज के लिए आपके लिए खराब क्या है? खराब ये ग्लोबल खराब है, बिल्कुल मूड खराब है, बिल्कुल है बिल्कुल है। इस मार्केट की अच्छा क्या है? अच्छा है कि जो कुछ बेच रहे हैं ट्रेडर्स बेच रहे हैं, एफआईएस और लोकल फंड्स की तरफ से बिकवाली बड़ी नहीं है। सो अगर आप इस मार्केट में खराबी देखेंगे ना, तो मेन खराबी लेक ऑफ बाइंग है। हाँ, वो कन्विक्शन नहीं दिख रहा है। कन्विक्शन खरीदना किसी को नहीं है। अब हमें ना खरीदने के लिए क्या हो रहा है, हम दूसरे के भरोसे। एक टाइम था 2022 में जब एफआईएस बेचते थे और हमारे ट्रेडर्स सोचते थे कि आप बेचो, कितना बेचना हम लेंगे। करेक्ट। अब है ना, हमें तो लेना नहीं है और हम एफआईएस की तरफ से या लोकल फंड्स की तरफ से देखते हैं, बोला तुम लो तुम लो तुम लो, इंतजार है। और वो ले भी रहे थोड़ा बहुत। हाँ, तो भी हमें नहीं तब भी हम लेना। नहीं सो लेक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट, और लेक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट क्यों आ रहा है वो भी समझना जरूरी है। दो वजह से, एक कैश मार्केट के कई स्टॉक ऐसे जो 30 से 60% अपने टॉप से नीचे है। Yes. तो जहां पर लोकल ट्रेडर्स का या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो फंसा पड़ा है, रोटेशन नहीं हो रहा। आपका भाव आए या बढ़े तब तो आप एक बेचे और दूसरा ले। एग्जैक्टली। अब एक लेके बैठे हैं जिस दिन भाव आएगा उस दिन अटके हुए, पार्किंग होगी। करेक्ट। जब इससे निकलेंगे तो कुछ और नया सोचेंगे। सो एक तो वो दिक्कत है। दूसरी दिक्कत ये कि मार्केट के मूवमेंट इतने छोटे हो रहे हैं कि आपको पैसा बनाना मुश्किल हो रहा है। रिजल्ट सीजन चला गया तो अब स्टॉक्स में भी एक्शन नहीं है। एग्जैक्टली। करेक्ट। सो इसलिए भी ट्रेडर्स थोड़े, और अच्छा क्या होता है कि अगर कोई काम आप करो और उसका रिजल्ट आए तो करने में मजा भी आए। रिजल्ट ना आए तो फिर आप धीरे धीरे सोचते छोड़ो यार, मतलब अब आज सुबह का अगर 9 बजे ट्रेडर आता है और 3:30 बजे कुछ नहीं, यही थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर नीचे किया वापस चला गया, तो मतलब दिन वेस्ट हुआ। करेक्ट। सो आजकल वो लेक ऑफ बाइंग इंटरेस्ट जो है कि खरीदारी का इंटरेस्ट ही खत्म हो रहा है, ये एक बड़ी चीज है। ऐसा नहीं कि बिकवाली बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि शॉर्ट पोजीशन बहुत बनी हुई है, नहीं। एफआईएस 23% लॉन्ग पे ही बैठे हैं, तो कोई बहुत बड़ा खरीद के नहीं बैठे हैं। रिटेल की पोजीशन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन मंथली एक्सपायरी का हफ्ता हो, लेक ऑफ बाइंग हो, किसी को खरीदना नहीं है, तो जो फिर जिसको मजबूरी में नीचे आ रहा है, जिसका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, उसको तो देना ही पड़ेगा ना। अगर आप 42,000 का बैंक निफ्टी लेकर बैठे हैं और 40,500 पे आ रहे हैं, तो कहीं तो स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर होगा ना। एग्जैक्टली। तो वो दिक्कत ज्यादा है। इस लिहाज से जो आज के संकेतों में ग्लोबल नेगेटिव, एफआईएस पॉजिटिव है, घरेलू फंड्स के न्यूट्रल है, वायदा कारोबार के न्यूट्रल है, सेंटिमेंट थोड़ा नेगेटिव हुआ है, ट्रेंड अभी तक न्यूट्रल है। ठीक है, आपने बता भी दिया कि किन लेवल्स पर आपका ट्रेंड बदलेगा, तब तक तो न्यूट्रल है। 17,600 40,300 क्लोजिंग बेसिस पर। आज के लिए बड़े लेवल्स क्या हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? 17,700 17,775, ये 75 पॉइंट की रेंज पहले आपके लिए करेगी सपोर्ट का काम। इसके ठीक नीचे 17,600 17,650 अगर आता है तो दीप वहां पर 100% आपको शॉर्ट काटनी चाहिए और लॉन्ग पोजीशन भी बनानी चाहिए। एक चांस आपको लेना ही लेना चाहिए। लेवल से डरिए मत, जहां पर खरीदारी की रेंज आती है, लेवल आता है, वो करना भी चाहिए। ऊपर 17,825 17,875 पहली रुकावट की जगह है, पार करना होगा, मुश्किल निकले तो 17,925 18,000 परफेक्ट शॉर्ट जोन है आपके लिए अगर पहुंचे तो। बैंक निफ्टी के लिए 2 सपोर्ट दे रहा हूं और 2 बहुत इंटरेस्टिंग डेटा निकल कर आए और बहुत मजबूत डेटा है दीप। पहली सपोर्ट रेंज 17,350 17,400 है, ठीक है, ये रेंज है। 17,500 के सॉरी 17 के 40,350 40,400 हम खुलेंगे 40,500 के आसपास। जिस तरह के संकेत अभी देखते हो, 85 पॉइंट अगर आपका 75 पॉइंट एसजीएक्स नीचे है तो आप खुलेंगे 40,500 के आसपास। कल का लो भी वही है 40,508, 40,500 के आसपास खुलेंगे। और उसके बाद अगर रुकना है तो पहली सबसे बढ़िया जगह ये है 40,350 40,400 और दूसरी सबसे बढ़िया जगह है 40,150 40,200। बहुत छोटी छोटी 50-50 पॉइंट की है, एक्चुअली 25 पॉइंट की है, मैंने 50 किया है। 40,350 और 40,375 ही है, ये 40,150 40,167 है, बिल्कुल इतनी छोटी सी रेंज है। सो अपने इस रेंज पे आकर यहाँ पर रुकना। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिन के लिए है। इसके ठीक नीचे अगर वैसे गए, जाने की संभावना है कम है, गए तो फिर बजट के आसपास के लोज हम टेस्ट करेंगे और वो होगा 39,425 से 39,500। ये है वो लेवल जो आएगा नहीं, लेकिन नोट करके संभावना है बजट के लोज के आसपास वहां पहुंचेंगे। हायर साइड पर
40,700, 40,875 ये पहली आपकी रुकावट की जगह बनेगी और उसके पार निकल कर टिके तो 40,950, 41,125 ड्रीम दिखता है, लेकिन वहां पर बड़ी बिकवाली की संभावना। ठीक है सर। एफआईएस की पोजीशनिंग और पुट कॉल रेशियो? पुट कॉल रेशियो निफ्टी का 0.83 कंफर्टेबल है। बैंक निफ्टी थोड़ा सा बढ़ा भले है 0.61, कोई दिक्कत की बात है नहीं। एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग 23% के आसपास से कंफर्टेबल है। विक्स थोड़ा सा बढ़ा है 5%, राइटली सो। ठीक है। मौजूदा पोजीशन स्टॉप लॉस? देखा आप, देखो क्लोजिंग स्टॉप लॉस तो बहुत क्लियर है जी, 17,600, और वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम मान के चल रहे हैं कि 17,850 के नीचे की निर्णायक जो क्लोजिंग आपको चाहिए वो आज मिलेगी। यस। अगर नहीं मिलती 17,850 के नीचे की, तब तो आप मतलब मजे आ जाए। लेकिन अगर 17,850 के नीचे बंद होते हैं या आज लाल निशान में बंद होते हैं, तो फिर उसके बाद अब जो नेक्स्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे है वो 17,600 है। इंट्राडे में आपकी जो मर्जी आप रखें 17,800 रख सकते हैं, 17,700 रखते हैं, अपनी रिस्क के हिसाब से आप रखिए कि आपने लॉन्ग पोजीशन किस लेवल पर बनाई। अगर आपने 18,000 पे बनाई तो उस हिसाब से रखिए, 17,900 पे बनाई, 17,800 पे, जिस लेवल पे आपकी लॉन्ग है उस हिसाब से एक बार के लिए आप 17,700 इंट्राडे, 17,600 क्लोजिंग बेसिस पे। बैंक निफ्टी इंट्राडे आपको एकदम छोटा लगाना है 40,500 लगा लो, थोड़ा मीडियम लगाना है 40,350 लगा लो, ठीक है। बड़ा लगाना है तो 40,100, 150 के नीचे वो बनता है। तो मैं इंट्राडे के लिए आपको 40,100 दे रहा हूँ। क्लोजिंग बेसिस पे 40,300 है, 40,345 होता है, 40,300। सो क्लोजिंग स्टॉप लॉस में छेड़छाड़ नहीं करनी, दोनों में नहीं करनी। ऊपर कर सकते हो, नीचे नहीं करनी है। 40,300 के नीचे बंद हो रहा है तो थैंक यू करना ही है, और 17,600 के नीचे बंद होगा नहीं, अपने को पता है, लेकिन करना ही है। ये इसके ऊपर का रखना चाहो और मैं तो 40,500 पे भी कर दूंगा जी, आपकी मर्जी। 17,700 पे कर दूंगा, आपकी मर्जी। लेकिन इसके नीचे के 40,200 पे हो रहा था, मैं सोचूं क्या आज नहीं कल ना, ये नहीं करना। देखो 41,000 के नीचे जब बंद हुआ, अगर वहीं पर स्टॉप लॉस आप ट्रिगर कर दो तो आज आपको 500-700 पॉइंट तो बचे। यस। तो इसीलिए डिसिप्लिन रखना जरूरी है। तो 40,300, 17,600 ये दो ले। ठीक है। शॉर्ट पोजीशन में हाँ 17,925 इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए कल का हाई, और 18,035 क्लोजिंग बेसिस पे। जिसको लंबा रखना है 18,035 भी रख सकता है, आपकी रिस्क पर है। बाकी ये दोनों लेवल। बैंक निफ्टी में इंट्राडे 41,000, क्लोजिंग 41,150 ये है। थोड़े दूर के हैं, आप छोटा रखना चाहो तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये लेवल ठीक है। ठीक है। नई पोजीशंस क्या? निफ्टी बेचे 17,925 कल के हाईस के स्टॉप लॉस के साथ। अब हर 25 पॉइंट पर डीप सपोर्ट है। कहीं आपको लगेगा कि 25 की टेबल लिखी है तो जैसे लेवल निकल के आता है 17,775, 750, 725 और 700, हर 25 पॉइंट पर सपोर्ट है, 700 से लेकर 775 पर। इसीलिए आज पहला सपोर्ट जोन वही दिया है। इसके नीचे 17,650, 17,600 तक की गिरावट संभव है। जो लोग खरीदना चाहते हैं 17,650 से 17,725 की रेंज में धीमे धीमे टुकड़ों में खरीदें। स्टिक स्टॉप लॉस 17,600 का रखें। टारगेट जो बनेगा वो भी 25-25 पॉइंट ऊपर के ही है, 775, 800, 825, 850, 875, और फाइनल टारगेट 17,925 का बनेगा। सो बेसिकली नीचे में 17,600, ऊपर में 17,900, ये आपकी ट्रेडिंग रेंज एक तरह से बन गई निफ्टी पर। यह है आपके लिए खरीदारी और बिकवाली की राय निफ्टी पर। अब आइए बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी पर दो तरीके से दिए राय दीप। एक तो पहले तो बिकवाली की राय तो ये कि आप सीधा 41,000 का स्टॉप लॉस लगाएं, कल का ही 40,950 का था। इसके ऊपर का आपका स्टॉप लॉस है, थोड़ा दूर का है, वो लगाकर बेच दीजिए। 40,575, 40,500 दो छोटे टारगेट हैं, 375 और 40,175 दो मीडियम टारगेट हैं, 40,075, 39,925 तक के बड़े टारगेट के लिए करनी है बिकवाली। ये तो बिकवाली वाला हो गया। और अगर गलत हुआ तो फिर 39,500 तक का रास्ता खुलता है, 40,000 के नीचे, वो आपको पता ही है। अब आइए लेना है। लेने के लिए दो तरीके हैं। जो बहुत एग्रेसिव ट्रेडर्स का तरीका है, और अगर मूड माहौल आपको ठीक होता दिखे तो लेना है, और वो लेना है आपको 40,150 से लेकर 40,375 की रेंज में। तो जो अपने बात हुई ना 40,150, 40,200 एक सपोर्ट है, 40,350, 40,300, तो दो टुकड़ों में लीजिए। 350, 400 के आसपास पहला लीजिए, 150, 200 के आसपास दूसरा लीजिए। इन दो टुकड़ों में लीजिए और स्टॉप लॉस लगाइए 40,000 का। ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि अगर इसके नीचे गए तो फिर खराब है। 39,500 तक का रास्ता खुलता है। मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये कि 40,150, 40,200 होल्ड कर लेगा, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। तो 40,000 का आपका स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट जो बनेंगे दीप वो 40,500, 575 दो छोटे टारगेट, 675 मीडियम टारगेट, 40,875 और 40,950 के बड़े टारगेट के लिए। ये तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। और जिन लोगों को आराम से लेना है कि भाई मैं आज नहीं कल जब आए तब लूंगा, कोई हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं, तो उनको खरीदना है 39,425 से 39,500 के रेंज में अगर आया तो। बजट के दिन के लोस जो हैं
अगर वहाँ पर पहुँचता है तो इंतज़ार कीजिए। अब यहाँ से 1200 पॉइंट दूर है, 1000 पॉइंट 1100 पॉइंट दूर है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, जरूरी नहीं आज का आज, आराम से 2 दिन इंतजार कीजिए, आ जाए तो ठीक, कर लेंगे। नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर आपको लेना है स्टॉप लॉस 39,350 का लगाना है। टारगेट जो बनेंगे 39,700 850 दो छोटे टारगेट, 925 और 40,075 मीडियम टारगेट, 40,150 40,350 तक के फाइनल टारगेट। गॉट इट, डन। ठीक है सर। तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी मौका है और रेगुलर ट्रेडर्स के लिए। बैनलिस्ट वोडाफोन आइडिया की एंट्री हो गई सर, आई डोंट नो आखिरी 2 दिन है एक्सपायरी के, तो देखते हैं नई एंट्री है वोडाफोन की। डेटा थोड़ा समझाएं सर। कल का जो एकदम शांत मूव था बाजार का, कि जहां क्लोजिंग बेसिस पे कुछ भी नहीं हुआ, हाँ। उसका रीजन एक ही है कि एफआईएस की खरीदारी बाजार को गिरने नहीं दे रही और ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी बढ़ने नहीं दे रही। आप देखिए कल 525 करोड़ की कैश मार्केट में खरीदारी एफआईएस की, 966 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे, 406 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, तो तीनों जगह डायरेक्शनल तौर पर खरीदारी है। सो एफआईएस नहीं बेच रहे हैं। अब आज लिटमस टेस्ट है, अब तक तो नहीं बेचा, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स और अमेरिका के मूड माहौल को देखकर बोले कि हम तो फालतू में ले रहे थे, क्यों लें, चलो दे देते हैं। तो आज अगर बेचना शुरू करते हैं तो थोड़ा मामला गड़बड़ हो सकता है। तो अब तक तो आपको एफआईएस का सपोर्ट मिल रहा था, इसलिए ज़्यादा गिरे नहीं। अब आज वो सबसे बड़ा इम्तिहान है। लोकल फंड्स ने 235 करोड़ की हल्की फुल्की बिकवाली की, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ज़्यादा गिरेंगे तो लोकल फंड तो लेने आ जाएंगे, इनकी दिक्कत नहीं है। एफआईएस का एक्शन सपोर्ट का आज फॉलो अप बैंक का आता है या नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छी बात क्या थी इस सीरीज की शुरुआत में दीप, जो हम लगातार बात करते हैं, है ही नहीं ना लॉन्ग पोजीशन, 23% इंडेक्स लॉन्ग पे बैठे हैं, क्या बेचेंगे? होना तो चाहिए ना बेचने के लिए। करेक्ट सर। ठीक है, कैश के स्टॉक्स हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो डे टू डे एक्टिविटी में आप देखते हैं तो एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन है भी काफी कम। सो ये डेटा खराब नहीं है। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा। आज के लिए इंपॉर्टेंट लेवल ऊपर की तरफ है 17,900, 98 लाख शेयर हैं, लगभग 1 करोड़ शेयर कॉल में बैठे हैं, तो 17,900 925 आपके लिए ऊपर का माउंट एवरेस्ट हो गया, पार करना मुश्किल। 17,800 के नीचे आप खुलेंगे और 17,800 के नीचे खुलते ही दीप 70 लाख शेयर जो है पुट राइटर्स वो रिस्क पर आ जाते हैं। तो 17,800 के नीचे पुट राइटर काफ़ी मुसीबत में रहेंगे। तो मुझे लगता है नीचे खुलने के बाद 17,800 825 पहली रुकावट का काम करेगा, 17,900 925 दूसरी रुकावट, और उसको पार करने में मुश्किल आएगी। अब नीचे कितना गिर सकते हैं, 700 पे सपोर्ट लेते हैं या 650 600 तक जाते हैं, वही देखने वाली बात है। बैंक निफ्टी 40,500 मेक और ब्रेक लेवल है। 40,500 के पुट पर 26 लाख शेयर हैं और 41,000 को पार करेंगे नहीं। 40,500 के नीचे आने पर आपके लिए 40,000 तक का रास्ता खुलता है, वहाँ बड़ा सपोर्ट है। ये बैंक निफ्टी के डेटा है। ठीक है सर, चलिए इंटरेस्टिंग व्यू आ रहा है। अच्छा, बाय द वे आज एक 10:30 बजे स्पेशल आयोजन भी है। हाँ बिल्कुल, 10:30 बजे बड़ी चर्चाएं चल रही है। वापस से एक बार सुगबुगाहट हो गई कि भाई ट्रेडिंग टाइम बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा। अब इंडेक्स का, ऑप्शंस का, फ्यूचर्स का, ये बड़ी चर्चाएं चल रही। तो आज 10:30 बजे हम आपके लिए एक विशेष शो लेकर आ रहे हैं। ट्रेडिंग टाइम कब तक, बाजार के 4 बड़े जाने माने दिग्गज जो अलग अलग तरह से बाजार को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ हम करेंगे मुलाकात, उनसे जानेंगे कि अलग अलग तरह के लोगों का व्यू किस तरह का बन रहा है। तो ये आपके लिए आज शाम का विशेष शो होगा, आज सुबह का विशेष शो होगा 10:30 बजे, 10:30 2 घंटे बाद। ज़रूर जुड़िए हमारे साथ। वैसे तो आप जुड़ते ही रहते हैं, बट ये और एक खास पेशकश है, स्पेशली जो आपके कंसर्न्स हैं, सवाल हैं, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, मार्केट के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो क्या फील कर रहे हैं इस मुद्दे पर, इस पर एक खास चर्चा अनिल जी आपके साथ करेंगे। आइए बात करते हैं आज की खबरों की, आज के स्टॉक्स की, आज की ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की। अरमान, नुपुर और कुशल हैं तैयार। अरमान, मॉर्निंग बताएं, ट्रिगर सर खबरें। जी, इक्का दुक्का नतीजे जो है वो लगातार आते हुए जा रहे हैं। आज भी आपको महिंद्रा CIA ऑटोमोटिव के नतीजे आते हुए दिखेंगे। RBI MPC की मीटिंग के मिनट्स भी हैं और 10:30 बजे अगर आप देखेंगे कैबिनेट CCEA की बैठक भी है। विशाखा इंडस्ट्रीज की बात करें तो वहाँ पर बोर्ड बैठक में शेयर विभाजन पर विचार किया जाएगा और S&P BSE 100 ESG इंडेक्स से अंबुजा सीमेंट और ACC जो हैं वो दोनों बाहर होंगे। एक्स डेट है कई सारे स्टॉक में डिविडेंड के लिए, बॉश में जहाँ पर डिविडेंड 200 का, बलरामपुर चीनी की बात करेंगे, वहाँ पर आप IRCTC की बात करें या फिर आप ऑयल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, सब में जो इंटरिम डिविडेंड है उसमें एक्स डेट्स है। IRB इंफ्रा डेवलपर्स यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे क्योंकि जो स्टॉक स्प्लिट है यहाँ पर ₹10 से ₹1 का। ग्लोबल के हिसाब से यूरोप का ECB नॉन मॉनेटरी पॉलिसी जो मीटिंग्स हैं वो भी होती हुई दिखेंगी।
नतीजों में कल जो नतीजे मार्केट बंद होने के बाद आए एलेंटास बैंक के अगर आप नतीजे देखेंगे, ओवरऑल अगर आपको नतीजे यहाँ पर बढ़िया दिख रहे हैं, जिसमें आय लगभग 13% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट दिखेगा 15% से बढ़कर 18% पर, और मुनाफा भी देखेंगे, मुनाफा लगभग 60% के आसपास बढ़ के आया है। खबरों पे अगर आप बात करें तो सबसे पहले अंत में अगर आप बात करेंगे तो आईटीसी, ब्रिटानिया, पतंजलि फूड्स और अदर जो दूसरी जो एफएमसीजी कंपनी है वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गेहूं और आटे की कीमतों को कम करने के लिए सरकार जो है बाजार में लगभग 20 लाख टन जो अतिरिक्त गेहूं है वो जारी करने वाली है। उसी के साथ साथ बुधवार को जो होने वाली है गेहूं का ऑक्शन होने वाला है, और उन्होंने ये भी बोला है कि अगर कीमतें बढ़ी तो स्टॉक लिमिट जो है, जो एक पर्टिकुलर स्टॉक लिमिट होती है, वहाँ पर भी सरकार जो है विचार कर सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट खबरें। नुपुर, मॉर्निंग बताएं, आपके पास कौन सी खबरें? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सीमेंट और रेलवे स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले। सीमेंट सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है उसकी जो लागत है वो घट सकती है, क्योंकि रेलवे डेडिकेटेड सीमेंट कॉरिडोर बनाने वाला है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़, पॉजिटिव ट्रिगर सीमेंट कंपनीज के लिए आते दिखा है। कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो इस डेडिकेटेड सीमेंट कॉरिडोर से कम होती नजर आएगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पे AMCA प्रोग्राम के लिए ADA और DRDO के साथ कंपनी ने करार किया है। BEL और ADO दोनों मिलकर AMCA से जुड़े डिज़ाइन, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और पर अपनी जो कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसे भी बढ़ाएगी। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। हिंदुस्तान जिंक, जहाँ पे NCLT के जयपुर बेंच के आदेश पे 29 मार्च को शेयर होल्डर्स की एक बैठक है, जहाँ पर कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच स्कीम ऑफ अरेंजमेंट डिस्कस होगा। ये जो कैपिटल है उसका रीऑर्गेनाइजेशन होने वाला है। जो जनरल रिजर्व्स में है अभी उनका प्रॉफिट, उसे रिटेन्ड अर्निंग्स में लाने के लिए इसे रखा गया है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहने वाला है। अदानी ग्रुप फिर से आज फोकस में, क्योंकि यहाँ पे खबरें आती दिखी है कि सेबी ने अदानी ग्रुप की जो लोन और सिक्योरिटीज़ है उसकी जो उन पर जो रेटिंग है उनसे डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसी से डिटेल्स मांगी है। तो आज अदानी ग्रुप फिर से फोकस में रहने वाला है। और लास्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा, यहाँ पर याद दिला देती हूँ, जुलाई 2022 में कंपनी ने कहा था कि इलेक्ट्रिक जो कारोबार है कंपनी वो एक नई सब्सिडरी में ट्रांसफ़र करेगी। उसी पर एक अपडेट आते दिखा है, जहाँ पे कंपनी ने 4 व्हीलर EV कारोबार को अपनी सब्सिडरी महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिव लिमिटेड में ट्रांसफ़र करने वाली है। 796 करोड़ का कारोबार ट्रांसफ़र किया जाएगा, और इसके साथ ही कंपनी 1925 करोड़ का निवेश भी इस सब्सिडरी में करेगी। तो आज महिंद्रा एंड महिंद्रा भी फोकस में रहेगा। M&M ये आपके लिए फोकस में रहने वाला है। देखते हैं कैसा एक्शन इस पर आएगा, और बाकी भी स्टॉक्स हैं। ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं ये भी जान लेते हैं। FIR मॉर्निंग, कुशल बताएं क्या कह रही हैं आज की ब्रोकरेजेस? मॉर्निंग दीप, OMCs और जितने भी ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं उस पर फोकस है कुछ ब्रोकरेजेस का, जिसमें मॉर्गन स्टैनले पहले डाउनग्रेड इन्होंने HPCL पर किया है, ओवरवेट से इक्वल वेट रेटिंग, टारगेट भी 280 से घटाकर 254 रुपये के दे रहे हैं। नोमुरा HPCL पर मेंटेन रिड्यूस किया है और 190 रुपये के टारगेट यहाँ पर भी ये देते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक ONGC का सवाल है, मॉर्गन स्टैनले ने मेंटेन ओवरवेट करते हुए टारगेट रेस किए हैं 177 से बढ़ाकर 199, 154 रुपये इसका करंट मार्केट प्राइस है। और नोमुरा ने भी यहाँ पर टारगेट रिड्यूस किए हैं, और माफ़ कीजिएगा टारगेट जो है वो इंटैक्ट रखे 120 पर, और रिड्यूस रेटिंग के साथ इसको बरकरार रखा है। जहाँ तक ऑयल इंडिया का सवाल है, मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट सिग्निफिकेंटली बढ़ाए हैं 253 से अब 323 रुपये के टारगेट ये देते हुए दिख रहे हैं। मौजूदा भाव 255 रुपये का है। और नोमुरा अगेन बियरिश है ऑयल इंडिया पर, रिड्यूस रेटिंग मेंटेन रखते हुए 175 के लक्ष्य यहाँ पर देते हुए दिख रहे हैं। जहाँ तक टोरेंट पावर का सवाल है, मॉर्गन स्टैनले ने इक्वल वेट रेटिंग बरकरार रखी है, हालांकि टारगेट 514 से घटाकर 510 रुपये का है, मौजूदा भाव 518 है, तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज इसमें नहीं है। हालांकि मारुति सुजुकी यहाँ पर यूबीएस की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए लक्ष्य 12,600 रुपये के दे रहे हैं, मौजूदा भाव 8,670 का है। ये मान रहे हैं कि जो मारुति सुजुकी SUV जितने भी ये लॉन्च कर रहे हैं आगे चलकर यहाँ पर अच्छा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, और यहाँ पर जो डीजल व्हीकल्स हैं उससे अब कंज्यूमर शिफ्ट हो जाएंगे। जहाँ तक डिलीवरी का सवाल है, मैक्वेरी ने यहाँ पर आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखते हुए 440 रुपये के लक्ष्य दिए हैं, और यहाँ पर जो शेयर प्राइस है वो प्राइस दिन है, ये कह रहे हैं कि फेयरली वैल्यूड है, और आगे चलकर यहाँ पर अच्छा मोमेंटम इनको रेवेन्यू फ्रंट पर देखने को मिल सकता है। प्रेस्टीज स्टेट्स पर जेफरीज की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, 414 का मौजूदा भाव है, लक्ष्य 550 रुपये के दे रहे हैं। खरीदारी की राय इन्होंने बरकरार रखी है, ये मान रहे हैं कि यहाँ पर जो एनालिस्ट मीट हुई थी उसमें आगे मैनेजमेंट मान रहा है कि FY26 तक जो
रेसिडेंशियल सेल्स है उसको दोगुना करने की ये उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। तो पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आती हुई दिख रही है इनके एनालिस्ट मीट में। जहां तक वोल्टास का सवाल है, खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 1050 रुपये के लक्ष्य इन्होंने भी दिए हैं। जेफरीज ने 896 रुपये मौजूदा भाव है। IMD ने जिस तरह से फर्स्ट हीट वेव अलर्ट जारी किया है 2023 के लिए, वो कहीं ना कहीं आगे चलकर इनके प्रोडक्ट्स के लिए ये मान रहे हैं कि काफ़ी बेहतर हो सकता है। तो ओवरऑल ये सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास जो विभिन्न ब्रोकरेजेस ने दी है। ओके, तो ये है सारी की सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जिन पर रहेगा आज भरपूर एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे। एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहा है शामिल। वक्त है पिक ऑफ द डे का। कल देरी से सवाल किए जाने की वजह से नाराज होते हुए कुणाल जी ने नोटा का इस्तेमाल किया। आज शुरुआत इसी वजह से हम उन्हीं से करेंगे। कुणाल जी सुप्रभात, बताएं सर, नोट या नोटा? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी देखिए, अब आपको समझ आ ही गया अनिल जी असल कारण क्या था कल जी। लेकिन अनिल जी अच्छी बात यह है कि कल अनिल जी नोटा देने का फायदा हुआ। हाँ। कोई भी कॉल दी होती अनिल जी कल तो पिट ही जाती। सही बात तो है। अनिल जी नोटा का सही समय पर मैंने इस्तेमाल किया अनिल जी, ये तो आप मानेंगे। बिल्कुल 100% सवाल ही नहीं, और वही हमने नोट भी किया है जी। आज अनिल जी आज खरीदारी की राय है और एक डिफेंसिव स्टॉक में मेरी खरीदारी की राय है। स्टॉक का नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। मुझे लगता है अनिल जी स्टॉक काफी करेक्ट हो चुका है। लगभग 100 रुपए का करेक्शन हमने स्टॉक में आता हुआ देख लिया है। तो इन स्तरों पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में खोने के लिए बहुत कम है, क्योंकि एक मेजर सपोर्ट के करीब स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एक लिबरल स्टॉप लॉस रखा जाए, 715-16 के आसपास स्टॉप लॉस रखें। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में खरीदारी करें, जल्दबाजी में न रहें, कुछ वक्त दें इस ट्रेड को। तो मुझे लगता है कि 740-755 के लक्ष्य आपको टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट में आते हुए दिखेंगे। मेरी गिरावट में खरीदारी की राय। ओके, गिरावट में खरीदारी करने की राय 740 और 755 दो टारगेट। स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका लिबरल 716 पर। आमतौर पर ये शब्द आपको रात 8 से 10 बजे के बीच में जनरल न्यूज़ चैनल्स पर सुनने को मिलता है, लिबरल। इसका सुबह सुबह यहाँ स्टॉप लॉस के साथ इस्तेमाल करने की कोई खास वजह? लिबरल स्टॉप लॉस का मतलब क्या? अनिल जी देखिए, लिबरल से आपको आपत्ति है तो अनिल जी उदार मान लीजिए, उदार स्टॉप लॉस। ओके, मतलब अरे मतलब लिबरल में उस शब्द के पीछे जाना, वो तो ये तो हिंदी अनुवाद हुआ लिबरल का, लेकिन लिबरल ही क्यों, यही शब्द क्यों? अनिल जी मतलब दिल खोलकर बड़ा स्टॉप लॉस। अनिल जी दिल खोलकर स्टॉप लॉस आया है। बहुत ही बढ़िया। कुणाल जी की दिल खोलकर टाटा कंज्यूमर में खरीदारी करने की राय आती हुई। आइए बंसल जी से करते हैं मुलाकात। सुप्रभात बंसल जी, बताएं सर पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी मेरा पिक ऑफ द डे है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल, जिसके अंदर कल चलते चलते एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था, बहुत लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पर। और मेरा भी अनिल जी स्टॉप लॉस लिबरल है। एक नया शब्द सीखा आज मैंने, तो 2-3 बार बोलूंगा तो अनिल जी याद हो जाएगा, मस्तिष्क में बैठ जाएगा। तो लिबरल स्टॉप लॉस है मेरा 84.5 और टारगेट है 92। 92 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी आप सेल में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और 84 रुपये 50 पैसे का लगाएं स्टॉप लॉस। ये बंसल जी की राय आपके लिए आती हुई इस वक्त। तो दोनों की तरफ से खरीदारी करने की राय। आज बाजार की गैप डाउन ऑफ, एक डिफेंसिव और एक हाई बीटा। Yes. ये इंटरेस्टिंग है। हाई बीटा के, इसका तो बीटा ही चला गया बेचारा सेल। हमारा लोगों का इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। कुछ शेयर तो ऐसे हो गए, भूले बिसरे हो गए टाइप्स, नहीं? तो चलिए नजर रखते हैं सेल और टाटा कंज्यूमर दोनों पर आपको एक्शन आते दिखेगा। इनफैक्ट पूरे एफएमसीजी पैक पर आपको आज एक्शन आते हुए दिख सकता है। इंटरेस्टिंग खबर है, सरकार अपनी तरफ से ओपन मार्केट में 20 लाख टन अतिरिक्त गेहूं आज बेचने वाली है, और आगे भी ये सरकार कदम उठा सकती है। गेहूं के प्राइसेस को कंट्रोल में रखने के जरिए आज आपको 20 लाख टन का ऑक्शन होते दिखेगा। तो पूरा एफएमसीजी पैक ही आपको रेडार पर रहेगा। टाटा कंज्यूमर की तो आपने बात कर ली, बट ब्रिटानिया पर रखिए नज़र, ये आपको एक्शन में दिख सकता है। मिसेस बेक्टर्स फूड पर रखिए नज़र, यहाँ पर आपको मूव आ सकती है। HUL पतंजलि, ये भी आपके रेडार पर रहेंगे। तो एफएमसीजी के लिए आज एक इंपॉर्टेंट डे बन रहा है। एक दो और काउंटर्स जहां पर इंपॉर्टेंट मूव आ सकती है। हिंदुस्तान जिंक, एनसीएलटी की जयपुर बेंच ने आदेश दिया है 29 मार्च को शेयर होल्डर्स की बैठक करनी है। ये कंपनी के कुछ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पर है, जहां पर वो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कैपिटल की बात कर रहे हैं, जनरल रिजर्व से इसके मूवमेंट की। तो ये एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। थोड़ा हमने एक्शन भी देखा था। बंसल जी, हिंदुस्तान जिंक का चार्ट एक बार देख लें सर।
दीपांशु, हिंदुस्तान जिंक का चार्ट देखें तो चार्ट पे स्टॉक में देखें तो करेक्शन चल रही है, बड़ा स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और एक अहम सपोर्ट्स के पास चल रहा है। 321 के अराउंड चल रहा है, 315 316 एक अहम सपोर्ट है और ऊपर में 326 एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। तो इन लेवल्स के मद्देनजर ट्रेडिंग की राय होगी। ओके, तो ये है आपके लिए हिंदुस्तान जिंक, जहां पर आपको मूवमेंट बनते हुए दिख सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एक बार कुणाल जी इसका भी चार्ट देख ले। इन्होंने एक और करार किया है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए। ये इन्होंने करार किया गया है एडीओ, जो कि एडीए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, इनके साथ ये करार किया गया है। जॉइंट प्रोडक्शन इसका किया जाएगा। थोड़ा कल एक्शन में आ भी रहा था, कॉल भी आई थी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से। आपकी क्या राय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर सर? देखिए दीपांशु, अगर आप देखें सितंबर के बाद से इस चार्ट को, तो आप लगातार इसमें लोअर पीक्स देख रहे हैं। जिस तरह की तेजी हमने देखी थी सितंबर से पहले, उस पर कुछ लगाम पिछले कुछ महीनों में लगी है। मुझे लगता है कि एक 98 रुपए के आसपास एक बड़ा रेजिस्टेंस है, जहां से अभी 2-3 दिन पहले भी स्टॉक में कुछ सेल ऑफ देखने को मिला। तो 98 पार होकर के उस लेवल के ऊपर अगर बीएल टिक जाता है तो फिर आपको इसमें 106-107 तक का एक मूव देखने को मिलेगा। तो मेरी राय में थोड़ा वेट एंड वॉच करें। नई खरीदारी के बारे में सोचना हो तो 98 रुपए पार हो जाए, उसके बाद ही खरीदारी करें। ओके, तो 98 के ऊपर ही आप फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। तब तक देखते हैं, थोड़ा वेट एंड वॉच मोड ही बेस्ट रहेगा बीईएल के लिए। बट कल थोड़ा एक्शन में दिखा भी था ये काउंटर, देखते हैं आज इस पर मूव आती है या नहीं। कुणाल जी, एक और काउंटर है आपके लिए इलांटास बेक का, कैश स्पेस से। जरा इस पर एक बार नंबर्स डाल दें। छोटी कंपनीज के अभी भी एक दो कंपनीज के नतीजे आ रहे हैं। आज महिंद्रा सीआई के भी नंबर्स आएंगे, उस पर भी राय लेंगे। बट इलांटास बेक नंबर्स अच्छे आते हुए दिखे थे, ऑपरेशनली अच्छी परफॉर्मेंस रही है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर इस काउंटर की? देखिए चार्ट भी मजबूत है और हालांकि स्टॉक बहुत ज्यादा लिक्विड नहीं है दीपांशु, लेकिन एक लगातार हम इसमें एक अप ट्रेंड देख रहे हैं और निफ्टी के बनिस्पत और अपने पीयर ग्रुप के बनिस्पत एक लगातार आउट परफॉर्मेंस हमने देखी है। एक बड़ा सपोर्ट कायम हो गया है अब 4050 रुपए के ऊपर, और उन लेवल्स के ऊपर लगातार स्टॉक टिका हुआ है। कल हमने मूव भी अच्छा आता हुआ देखा। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहें, थोड़ा सा लंबा इसमें होल्ड करने का इरादा रखें तो ये स्टॉक और बड़ी आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। तो इस पर रखिए नजर। महिंद्रा सीआईई, बंसी जी एक बार जरा इसको भी देख लें। इसके आज नंबर्स आने वाले हैं। पहले काफी चर्चा होती थी, आजकल रिसेंटली वैसे रेडार पर रहा नहीं है। 390 का लेवल, चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दीपांशु, चार्ट देखें तो बड़ा चार्ट तो दीपांशु यहाँ देखें तो पॉजिटिव है, और ऐसा नहीं है दीपांशु कि यहाँ पर चर्चा नहीं होती है। स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने 335-338 के अराउंड 10 की कमाई में भी रिकमेंड किया हुआ है। और यहाँ पे दीपांशु मेरी तो बने रहने की राय है, और करेक्शन पर 375-370 के अराउंड अगर करेक्शन पे स्टॉक मिलता है तो उन स्तरों पर 3 से 4 महीने का नजरिया बना के निवेश की भी राय होगी। तो निवेश की राय बन रही है महिंद्रा सीआई के लिए। देखते हैं अगर ये एक्शन में आपको बनते हुए दिखता है या नहीं। बट स्टॉक में एक्शन आपको ज़रूर आज आएंगे नतीजे। तो आज मार्केट आवर्स में अगर आगे नतीजे, थोड़ा वहाँ पर भी आपको मूव बनती हुई दिख सकती है। आज ऑयल एंड गैस सेक्टर पर काफ़ी फोकस है। 3-4 रिपोर्ट्स आपको आती हुई दिखी हैं। एक तो मॉर्गन स्टैनली की इस पूरे स्पेस पर रिपोर्ट आई है, जहाँ पर ओएनजीसी ओवरवेट रेटिंग है और टारगेट 199 का कर दिया है, ये रेडार पर है। वहीं एचपीसीएल पर इन्होंने डाउनग्रेड किया है ओवरवेट से इक्वल वेट, और टारगेट की भी कटौती की है। हालांकि इनका जो टारगेट है वो करंट प्राइस से ऊपर ही है। पहले ओएनजीसी की बात की जाए कुणाल जी के साथ। कुणाल जी, अच्छा खासा टारगेट आ रहा है, रिसेंटली भी ये रेडार पर रहा है, आपकी भी सलाह रही है। पहले जरा ओएनजीसी के चार्ट के बारे में बताएं सर। देखिए दीपांशु, मैं और राकेश जी लगातार 145 रुपए के लेवल से अभी हाल में इसको लगातार रेकमेंड करते आए हैं। अब स्टॉक का भाव 154 हो चुका है और एक बड़ा ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट पर इस्टेब्लिश हो चुका है। तो अगर आप इस बाजार में कोई एक ऐसा स्पेस ढूंढ रहे हैं जो कि गिरावट से इम्यून है, तो हमें लगता है कि सरकारी कंपनियों का वो स्पेस है। और ओएनजीसी का अगर आप चार्ट देखें तो एक बड़ा ब्रेकआउट है। तो यहां पर बहुत मुमकिन है कि 169 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हर डिप पे हमारी खरीदारी की राय है। अब एक बड़ा सपोर्ट स्टॉक के लिए 153-54 के आसपास है, और ये लेवल्स पर ही कल बंदी आते हुए दिखी। तो सपोर्ट के करीब स्टॉक बंद हुआ है। 169 के मीडियम टर्म टारगेट के लिए खरीदारी की राय है ओएनजीसी। और बड़ा सपोर्ट ओएनजीसी पर लगातार कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से आता रहा है, खरीदारी की लिस्ट में रहा भी है। तो बंसल जी से भी एक बार इस पर विशेष टिप्पणी ली जाए। बंसल जी, ओएनजीसी। अनिल जी, हमारी तो ओवरवेट खरीदारी की राय है। और अगर आप ध्यान दें अनिल जी, ओएनजीसी में जब विंडफॉल टैक्स लगा था ये क्रूड के ऊपर, तो ये ओएनजीसी और रिलायंस गिरे थे, और ओएनजीसी में एक बहुत बड़ी ब्लैक कैंडल, रेड कैंडल बनी थी, उन लेवल्स के ऊपर आ गया है। और जैसे अनिल जी कहा जाता है, हमारे मित्र आशु जी ने बड़ी बखूबी समझाया है कि गिरने के लिए तो एक नेगेटिव न्यूज चाहिए होती है,
और पॉजिटिव न्यूज पे चलाने के लिए पैसा भी चाहिए होता है, तो धीरे धीरे करके चल रहा है। इसको हर करेक्शन पे एक्यूमुलेट की राय है और ये स्टॉक एक बड़ी तेजी के लिए तैयार हो रहा है, बिल्कुल 195 200 की तरफ जा रहा है। और एक दूसरा अनिल जी, जिस तरीके से ब्रोकरेज हाउसेज ओवरवेट पिक दे रहे हैं, तो एक ओवरवेट पिक अनिल जी ऐड करना चाहूंगा, वो है एनटीपीसी, जिसको मैं और कुणाल जी कंटिन्यूसली रिकमेंड कर रहे हैं। एक बड़ी रीरेटिंग का कैंडिडेट है, 172 173 के अराउंड चल रहा है, 162 163 के नीचे जाता नहीं दिख रहा है। तो इन स्तरों पे हल्की फुल्की करेक्शन पर 163 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लगा के एनटीपीसी में भी एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। और टारगेट्स हैं 195 से लेकर 200 और टाइमलाइन है 31 मार्च 2023। तो लगभग एक सवा महीने का नजरिया बना के एनटीपीसी को एक्यूमुलेट करें। बहुत ही बढ़िया टारगेट, और टारगेट के साथ साथ डेट भी 31 मार्च, और डेट के साथ एक और बड़ी चीज जी, साल भी। हाँ नहीं तो खाली 31 मार्च भी बोल सकते थे बंसल जी, लेकिन बंसल जी ने स्पेसिफिकली कहा इसी फाइनेंशियल ईयर का, इसी साल का। बंसल जी सही सुना ना, 31 मार्च 2023, राइट? बिल्कुल अनिल जी सही सुना। और एक चीज अनिल जी, बात हो रही है तो ऑन राइटर नोट मैं ऐड करना चाहूंगा। कल शाम को मैं वाइफ के साथ बाहर घूमने गया था, तो जब बाहर घूम रहे थे तो उसने बोला कि आज आप नोटा का प्रयोग कर सकते हो, सारी खबरें पहुंच जाती हैं, आज तो मेरे साथ हो। मैंने कहा भैया मैं तो शाम को ही पिक ऑफ द डे टेक्स्ट कराया हूँ, तो काम भरपूर करके घूमने के लिए निकला हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, जिंदगी का भरपूर आनंद लीजिए, काम भी कीजिए और एंजॉय भी कीजिए। आइए तब तक मुलाकात की जाए। अब चोपड़ा साहब और सुमित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुमित जी सुप्रभात, बताएं सर पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग अनिल जी। पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक अभी रडार पे रखना चाहिए वो है मैरिको। मैरिको के अंदर कल एक स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्म हुई है। मैरिको के अंदर लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा सपोर्ट देखने को भी मिला है, तो जब तक अभी 490 का लेवल नीचे में नहीं तोड़ेगा तब तक मैरिको के अंदर पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। और कोई भी 2-5 रुपए का अगर डिप आता है तो इसमें खरीदारी करें। ऊपर के अंदर इस ट्रेडिंग मोमेंटम के अंदर मैरिको में जो ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं वो 510 रुपए तक और 515 रुपए तक देखने को मिल सकते हैं। तो 490 के स्टॉप लॉस से मैरिको में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा 510 और 515 के टारगेट्स के लिए। तो ये है आपके लिए मैरिको में खरीदारी करने की राय। स्वागत चोपड़ा साहब का भी। सुप्रभात सर, बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मुझे आज मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ सुंदरम क्लेटन। ये बहुत अच्छी दिग्गज कंपनी है और मुर्गप्पा ग्रुप का एक कंपनी है। इसका करंट प्राइस है करीब 4799 रुपये पे कल का क्लोजिंग था, और इसका एक अच्छा खासा करेक्शन हम देख चुके हैं। टॉप से करीब 5800 के टॉप से ये करेक्ट हुआ है और 4500 तक गया है, और करेक्शन के बाद इसके अंदर बहुत ही अच्छी टेक्निकल चार्ट्स पे भी बहुत अच्छा लग रहा है, और वैसे फंडामेंटली तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। ये 15 की पी पे ट्रेड करती है और पेरेंटेज बहुत अच्छी है। सेल्स लगातार बढ़ रही हैं और बहुत अच्छा मार्केट शेयर भी है। तो मेरा मानना है कि ये स्टॉक पहला जो इसका टारगेट होगा थोड़ी सी शॉर्ट टर्म की, मैं कह रहा हूँ कुछ दिनों में 5000 और फिर 5100 के लिए इसमें खरीदारी करी जा सकती है। तो सुंदरम क्लेटन मेरा रिकमेंडेशन है आज का। सुंदरम क्लेटन ये है आपके लिए रिकमेंडेशन 5000 के टारगेट्स के लिए, यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। चोपड़ा साहब, एफएमसीजी पर कोई राय? सर अभी बात भी चल रही थी, कुणाल जी ने टाटा कंज्यूमर की भी बात करी है एक तो, और सुमित जी ने मैरिको की बात करी। एक तो हम देख रहे हैं बाजार का रुझान थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो क्या इस समय थोड़ा डिफेंसिव्स के साथ रहना बेहतर रहेगा? और दूसरा, आज सरकार की तरफ से ऑक्शन के जरिए 20 लाख टन गेहूं मार्केट में बेचा जाने वाला है, कॉस्ट्स को थोड़ा नीचे करने के लिए। तो एक तरह से तो रॉ मटेरियल रिलीफ भी है इनके लिए। आपकी क्या राय है सर? देखिए दीप, मुझे लगता है जो एफएमसीजी में समस्या रही वो यही रही कि बहुत ज़्यादा कमोडिटी प्राइसेस में जंप आया तो इनपुट प्राइसेस बढ़ गए थे, उस कारण से प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिख रही थी। मगर अब मेरा यह मानना है गोइंग फॉरवर्ड, जैसे खाद्य तेल जो है वो कहाँ पे 225-30 रुपए बिक रहा था, अभी 140-50 की रेंज में है, चाहे वो सरसों का तेल हो, रिफाइंड ऑयल्स हो या और दूसरे पाम ऑयल हो जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में। तो एक तो ऑयल की उसकी जो प्राइसेस हैं वो नीचे आए हैं, और जो दूसरी कमोडिटीज़ हैं, मुझे लगता है एडिबल कमोडिटीज़, उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आई है। बारिंग वीट में हम निश्चित रूप से बहुत तेज़ी देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये तेज़ी कुछ दिन तक बरकरार रहेगी। बट ओवरऑल एफएमसीजी पैक की मैं बात करूँ तो मुझे डाबर अच्छा लगता है और हिंदुस्तान लीवर बहुत अच्छा लगता है। आईटीसी किसी भी गिरावट में लेने वाला स्टॉक है। तो जो दिग्गज कंपनीज हैं एफएमसीजी की, तो उसमें निश्चित रूप से खरीदारी बनती है। मगर मेरे जो टॉप पिक होगा वो डाबर होगा। टॉप पिक डाबर है।
इस पर आपको रखनी है नज़र। आईटीसी भी चोपड़ा साहब के रिडार पर है। खैर गेहूं की कीमतें नीचे आएंगी, आटे की कीमतों में इन्हें रिलीफ मिलेगा, तो थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्शन आपको बनते हुए दिखेगा। ऑयल इंडिया, इस पर भी एक्शन बनते हुए दिखेगा। अभी ओएनजीसी की तो हमारी बात चली रही थी, ऑयल इंडिया में भी कुछ इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स आपको आती हुई दिखी हैं। थोड़ा बुल वर्सेस बेयर टाइप सिनारियो बन रहा है, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली की तरफ से आपको थोड़ा लोअर टारगेट, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से ओवरवेट आया, बट एक और ब्रोकरेज की तरफ से यहाँ पर आपको रिड्यूस रेटिंग आती हुई दिखी है। और दोनों तरफ के टारगेट है 190, हम देख रहे हैं बड़े टारगेट्स भी हैं और छोटे टारगेट्स भी इसके लिए निकल कर आ रहे हैं। एक बार जरा राय ली जाए सुमित जी से। सुमित जी, नोमुरा 175 का टारगेट दे रहा है, मॉर्गन स्टैनली 250 के टारगेट के लेवल्स को बढ़ाकर अब 325 के टारगेट्स दे रहा है। चार्ट्स क्या कहती हैं सर? दिवांशु देखो, स्टॉक के अंदर मोमेंटम तो बना है। पिछले 10 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से ऑलमोस्ट 20% का मूव दिखा दिया है और स्टॉक के अंदर और भी ऊपर का मूव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन इमीडिएट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 240 रुपए तक के लेवल दिखा सकता है। तो अगर ऐसा कोई भी डिप आता है 10-20 रुपए का स्टॉक के अंदर यहाँ से, तो उस डिप पे खरीदारी करना है। ऊपर में जब स्टॉक 260-265 का लेवल ब्रेक करेगा तो उसके बाद इसमें मोमेंटम बढ़ेगा और फिर आने वाले समय में 290 से 300 रुपए तक के लेवल ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजिशनल तौर पे आने वाले कुछ महीनों के लिए इसमें डिप्स में खरीदारी करें। ऊपर में 260-65 का लेवल टूटने के बाद 290 से 300 रुपए तक के लेवल ऑयल इंडिया में फिर देखने को मिलेंगे। तो यह है आपके लिए ऑयल इंडिया, इस पर रखिए नजर। ओएनजीसी पर रखिए नजर। बाकी ऑयल एंड गैस काउंटर्स, कंजम्पशन, सीमेंट पैक पर भी रखिए नजर। यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है।